हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन चैनल पर। उम्मीद है पिछली वाली क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो अभी बीच में 2 दिन क्लास आपकी नहीं हुई। एक्चुअली एग्ज़ाम की वजह से मुझे अयोध्या जाना पड़ा, इसलिए 2 दिन की क्लास नहीं हो पाई थी। लेकिन आज आपकी क्लास हो रही। सुबह मॉर्निंग में मैं 5 बजे नहा धो के फिट होकर के आ गया था और आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि भी 7:30 और 8 बजे के बीच में आपकी क्लास ये अपलोड हो जाएगी। तो आज वाली क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आप लगे होंगे, जुटे होंगे, सब कुछ अच्छी तरह से कर रहे होंगे मैनेज, और पढ़ाई पे अच्छी तरह से फोकस कर रहे होंगे। बेटा ये जो समय है ये आपको हमेशा याद रहेगा। ये जैसे आप मेहनत कर रहे हैं या रात में उठ करके या सुबह उठ करके आप पढ़ रहे हैं, लगे हुए हैं और अपने भविष्य को बनाने के लिए, तो कहते हैं कि ना कि कौन समझ पाया है आज तक हमें, कौन समझ पाया है आज तक हमें, हम अपने हादसों के इकलौते गवाह हैं। तो ये आपके साथ भी रहेगा कि रात में जब आप जग के पढ़ रहे होंगे ना, तो आप ही जानते हैं कि बैठ करके पढ़ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें। तो ये अपने हादसों का इंसान इकलौता ही गवाह होता है। तो आज हम अपनी क्लास में बात करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, यानी कि असंक्रामक रोगों के बारे में। इससे पहले संक्रामक रोगों को पढ़ चुके हैं जो एक से दूसरे में फैल जाते हैं, एक से दूसरे में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। बिल्कुल एकदम एक्टिवेट होकर के बैठ जाइए अच्छी तरह से। चाय कॉफ़ी जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। शराब की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, चाय कॉफ़ी की ही बात कर रहा हूँ, वहीं तक ही सीमित है, ठीक है। तो अच्छी तरह से अपनी चाय को चुस्कियों के साथ उसका आनंद उठाते रहें और मेरी क्लास का मज़ा लेते रहें। तो ऐसे ठंडी में सोच लीजिए, मतलब सुबह आकर के रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो एकलव्य जैसे हैं, एकलव्य जैसे हैं। तो कहेंगे कि एकलव्य क्यों? क्योंकि उनका थंब नहीं, मतलब अंगूठा नहीं है, वो लाइक वगैरह नहीं कर पाते। वो लाइक वाला बटन जो है ना वो दबा दिया करिए बेटा। मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे एकलव्य जैसे हो गए, ठीक है। तो जब तक वीडियो पे 100-150 लाइक्स वगैरह नहीं दिखते ना, तब तक मज़ा नहीं आता है। अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर किया करिए अच्छी तरह से, ठीक है। और उनको भी बताइए कि हाँ, इन क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बेहतरीन तरीके से असंक्रामक रोगों के बारे में पढ़ेंगे और आज का रोग होगा हमारा कैंसर। कैंसर रोग के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे आज, और ये वृहद रूप से पूछा जाता है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है आपके पेपरों में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में रहेगा। इसके बाद जब हम एड्स वगैरह भी पढ़ेंगे तब उसके बारे में भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। उम्मीद है अगली क्लास जब भी आएगी तो थोड़ा सा लॉन्ग क्लास होगी, थोड़ा सा लंबी लंबी क्लासेस अब लेंगे, जिससे आपका एग्जाम तक आपका सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर हो जाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो सारे कवर हो जाए, ठीक है ना। तो कहेंगे जब असंक्रामक रोगों की बात करते हैं, पहले मैं मार्कर वगैरह सेट कर लेता हूँ, ये, उसके बाद कलर, ये रेड, ये हो गया ग्रीन, नहीं वाइट ले लेता हूँ, ठीक है, और ये है ना ऊपर वाले का भी ये, ठीक है, डन। अब देखिए जब हम किसकी बात करते हैं बेटा, असंक्रामक रोग। अभी मैंने बताया कि असंक्रामक मतलब एक से दूसरे में नहीं फैलते हैं। जो पहले संक्रामक रोग थे जैसे छींकने से, ठीक है, वायु के कणों से, ऐसे जब फैलते थे तो वो संक्रामक रोग कहला रहे थे। ये एक से दूसरे में इनके फैलाव का तरीका अलग होगा, इनके फैलाव का तरीका जो होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो जब हमने पढ़ा था प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष के बारे में, तभी भी वहां पर भी आपको अच्छी तरह से याद होगा, है ना बेटा, वहां पर भी आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो कहेंगे नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है, जिनसे इन्फेक्शन नहीं होता है, ठीक। तो कहेंगे वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, क्या कहलाते हैं, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे कि कौन कौन सा हो सकता है, जैसे एक आ गया आपका कौन सा, मधुमेह यानी हृदय रोग, ठीक है, और इसके बाद दुखने वाले जोड़ों का दर्द जैसे अर्थराइटिस वगैरह हो जाता है, गाउट हो जाता है, कैंसर भी इस लिस्ट में आ गया, तथा HIV, और उसके साथ साथ क्या बेटा, एड्स। HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, या ह्यूमन इम्यूनो वायरस भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम अगली स्लाइड पर अपनी। तो कहेंगे जो ये कैंसर है, कैंसर से लाखों लोग पीड़ित होते हैं प्रतिवर्ष, जिनमें से बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो बच पाते हैं। कैंसर का विदेशों में अगर देखा जाए तो बहुत ही एडवांस
टेक्नोलॉजी के माध्यम से इलाज उपलब्ध है। आप जानते होंगे युवराज सिंह को काफ़ी ज़्यादा वो उस समय उनको ट्यूमर था, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी, सुदम तथा दुर्दम, ठीक है, यानी बिग्नाइन और मैलिग्नेंट दोनों ट्यूमर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं कैंसर के प्रकार में आकर के, ठीक है। ध्यान से सुनते रहिए इस चीज़ को। तो वो जब पीड़ित हुए थे तो भाई उनका इलाज बाहर विदेश में चला था, तब वो जाकर के कई लगभग 6 या 8 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो पाए थे। तब जाकर के कहीं वो 1.5 या 2 साल बाद ग्राउंड पर दिखाई दिए थे। तो कहेंगे विदेशों में बहुत पहले से काफ़ी समय से मतलब इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल, लेकिन पूर्णतया अगर कहा जाए तो नहीं अवेलेबल है कि पूर्ण रूप से, तो पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि पूर्ण रूप से अवेलेबल होने का मतलब फिर शायद उतने लोगों की जो लाखों लोग इससे पीड़ित होकर के प्रत्येक वर्ष मर रहे हैं, शायद वो डाटा हमारे पास ना होता, वो डाटा हमारे पास ना होता, बचने के चांसेस ज़्यादा होते, ठीक है। तो जैसे जैसे कैंसर की, ये भी निर्भर करता है कि कैंसर की किस स्टेज में पता चला है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ स्टेज, कौन सी स्टेज में पता चला है कि व्यक्ति को कैंसर है। अगर पहले शुरुआती लक्षणों के माध्यम से, यही चीज़ आज हम पढ़ने वाले बेटा, कि अगर ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं, तो हमें क्या कराना चाहिए, पैथोलॉजी कराना चाहिए, चेकअप वगैरह कराना चाहिए, जिससे हमें ये पता लग सके कि आगे वही छोटी सी जो बीमारी है, जो शुरुआत है, वो एक बड़ा और वृहद रूप ना ले सके। इसके लिए हमें शुरुआती लक्षणों से ही हमें ये पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे आगे आने वाले समय में वो बृहद रूप ना ले सके। तो कई लोग इससे प्रत्येक वर्ष, कई हजार, कई लाख लोग इससे प्रत्येक वर्ष मारे जाते हैं, यानी इससे मर जाते हैं, मारे जाते हैं, या इसके द्वारा मारे जाते हैं, ये कह दें, या मर जाते हैं। तो कहेंगे कैंसर अति पीड़ादायी व गंभीर रोग है, जिससे प्रति वर्ष लाखों व्यक्ति कालग्रस्त हो जाते, कालग्रस्त कह दो या फिर कह दो मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कैंसर के कारण कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है। याद रखें, कैंसर की जब भी परिभाषा पूछे तो कहेंगे अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स, ठीक है, यानी कहेंगे कोशिकाओं का अगर कह दे कि कैंसर क्या है ना, तो कहेंगे कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से विभाजन कैंसर उत्पन्न करता है, कैंसर उत्पन्न करता है। यानी हम कहेंगे कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से विभाजन करना। ये देखिए यहां पर दिखाया गया कैंसर सेल्स को, ठीक है। तो कहेंगे कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से विभाजन करना ही क्या कहलाता है बेटा? कैंसर कहलाता है, ठीक है। तथा कोशिकाएं अविभेदित कोशिकाओं का एक ट्यूमर बना लेती हैं। जब एक ही जगह पर, जैसे यहां पर है ना, कोशिका हो रही, डिवाइड हो रही, और इससे मतलब ऐसे विभाजित होती चली जाती है, ऐसे विभाजित होती चली जाएंगी। अब देखिए, ऐसे ही आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि कई कोशिकाएं एक ही जगह पे, बहुत सारी कोशिकाएं बहुत तेजी से डिवाइड कर रही हैं, बहुत तेजी से क्या कर रही हैं? डिवाइड कर रही हैं। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कैंसर। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं, ठीक है। ट्यूमर बना लेती कोशिकाओं की या अनियमित रूप से संख्या में तेजी से वृद्धि करके सामान्य कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। ये क्या करेगी? जो सामान्य कोशिकाएं होती है, अनियंत्रित रूप से विभाजित होती है, तो जो सामान्य कोशिकाएं होती है उनको क्या कर देती है? ये नष्ट कर देती है। चलिए चलते हैं हम अगले अपने उस पर। तो कहेंगे कैंसर के प्रकार, क्या बात करेंगे हम? कैंसर के प्रकार। अब कैंसर कौन कौन से, कैंसर के कौन रूप होते? 2 रूप हैं, एक होता है सुदम ट्यूमर और दूसरा होता है, अब देखो सुदम ट्यूमर में क्या होगा? पहला सुदम और दूसरा दुर्दम ट्यूमर होता है, ठीक है। मैलिग्नेंट वो ज्यादा हानिकारक होता है, वो ज्यादा हानिकारक होता है। जब हम कहेंगे सुदम ट्यूमर की बात करते हैं ना, तो एक ही जगह पर जब कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं और गांठ वगैरह का रूप जब ले लेती हैं तो उसको कहते हैं ना एक सुदम ट्यूमर कहेंगे। और जब दुर्दम ट्यूमर होगा ना, तो वो जो कैंसर की सेल्स वहां से होते हुए ब्लड या लिम्फ वगैरह में चली जाएं, तब उसको हम क्या कहते हैं? वहां पर जाकर के कैंसर उत्पन्न करती है, जिसको ब्लड कैंसर वगैरह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
तो हम कहेंगे वो दुर्दम ट्यूमर है, वो ज्यादा गंभीर परिस्थिति होती है, ठीक है, वो इससे अधिक ज्यादा गंभीर परिस्थिति होती है। अच्छा, ये सुगम ट्यूमर जैसे आपने कहा ना, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया, ठीक है, गले का कैंसर हो गया, मुख का कैंसर, स्तन का कैंसर हो गया, और ऐसे करके बहुत सारे, जैसे लीवर का कैंसर हो जाता है, तो ऐसे करके ये कैंसर क्या कहेंगे कि ये सुगम, मतलब ये शुरुआती प्रारंभिक स्थिति जहां पर एक ट्यूमर के रूप में होगा, और अगर वही ब्लड सेल्स में जाती है तो उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट, ठीक है, यानी दुर्दम। इस प्रकार के ट्यूमर संयोजी ऊतक में बंद रहते हैं तथा एक ही स्थान पर विकसित, मतलब कहीं पर, जैसे मान लीजिए हम कह दें ना, जैसे ब्रेन ट्यूमर है तो कहेंगे मस्तिष्क में, यानी मस्तिष्क में कहीं पर, यहीं पर, और इसकी कोशिकाएं इसी के अंदर क्या कर रही हैं, डिवाइड कर रही है। एक सीमित स्थान है, उसी पर वो विकसित हो रही हैं, उसी पर वो वृद्धि कर रही हैं और वो कैंसर उत्पन्न कर रही हैं, और यही कहलाता है ट्यूमर, यही कहलाता है ट्यूमर, ठीक है। और इसकी कोशिकाएं मान लीजिए अब फिर क्या होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, अगर इसकी कोशिकाएं कहां जाएं फिर उसके बाद, तो वो दुर्दम ट्यूमर कहलाता है। ब्लड वेसल्स में चली जाएं तो वो क्या कहलाता है, दुर्दम ट्यूमर कहलाता है। अगला आएगा वही दुर्दम ट्यूमर जो मैंने आपको बताया कि दुर्दम ट्यूमर यानी मैलिग्नेंट जो ट्यूमर्स होते हैं वो क्या होते हैं। इस प्रकार के ट्यूमर की बता दिया है आपको, इस प्रकार की ट्यूमर कोशिकाएं रुधिर व लिम्फ के साथ संचरित होकर शरीर के अन्य भागों में दुर्दम ट्यूमर बनाती हैं, अन्य भागों में भी क्या करती हैं, दुर्दम ट्यूमर का निर्माण करती हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा अन्य भागों में फैलने को मेटास्टेसिस कहते हैं। यह बात याद रखिएगा कि इस परिस्थिति को क्या कहेंगे, जब वो ब्लड लिम्फ वगैरह में जाना प्रारंभ कर देती है, वहां पर जब डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, वहां पर जब कैंसर उत्पन्न करेंगी, तो उस परिस्थिति को कहते हैं हम मेटास्टेसिस। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हम कहेंगे नोट पॉइंट में मैंने द्वितीयक दुर्दम ट्यूमर की वृद्धि को मेटास्टेसिस कैंसर या द्वितीयक कैंसर कहते हैं। सेकेंडरी कैंसर अगर पूछा जाए, मेटास्टेसिस कैंसर या फिर सेकेंडरी कैंसर किसे कहते हैं, तो आप यही आंसर करेंगे, ठीक है बेटा। चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पर, तो कहेंगे कैंसर के प्रकार यानी कैंसर में कौन कौन से प्रकार हुए, तो आपने देख लिया ना कि 2 प्रकार के सुदम और दुर्दम, लेकिन उनमें भी जब सब क्लासिफिकेशन किया गया तो कैंसर कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर 1 पर है सार्कोमा, नंबर 1 पर क्या है, सार्कोमा। ये भ्रूणीय परिस्थिति के लिए कहेंगे इस प्रकार की दुर्दम वृद्धि, भ्रूणीय मीसोडर्म, ये बात याद रखेंगे, भ्रूणीय मीसोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीसोडर्म, ठीक है, ये 3 लेयर्स होती हैं, में होती है, जैसे अस्थि, पेशी, लिम्फ ग्रंथि, संयोजी ऊतक आदि का कैंसर जो होता है ये क्या कहलाता है, सार्कोमा कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, सार्कोमा कहलाएगा। याद रखिएगा बेटा, मैंने बताया ना भ्रूणीय मीसोडर्म से कौन कौन सी, अस्थि के लिए, पेशी के लिए, ठीक है, लिम्फ के लिए, और संयोजी ऊतक का जो कैंसर होता है उसको क्या कहते हैं, सार्कोमा कहते हैं। अब देखिए फिर कार्सिनोमा जो होगा, एपिथेलियम ऊतक या त्वचा की दुर्दम वृद्धि को कार्सिनोमा कहते हैं। क्या कहेंगे, कार्सिनोमा। ये किसके किसके लिए होगा, ये त्वचा के लिए होगा, फेफड़ों के लिए होगा, और कहां के लिए, स्तनों के लिए होगा, अमाशय के लिए होगा, यहां पर अमाशय के लिए, तथा अग्न्याशय का कैंसर, ये जो होता है इसको कहते हैं कार्सिनोमा। इसको क्या कहेंगे बेटा, कार्सिनोमा। सबकी क्लासिफिकेशन और उनके कौन कौन से भागों के लिए कैंसर होता है तो उससे आप याद रखेंगे, ठीक है। ये हो गया कार्सिनोमा के बारे में। कार्सिनोमा के बाद हम कहेंगे ल्यूकेमिया के बारे में। ल्यूकेमिया मैंने बताया ना, ब्लड वगैरह के बारे में, कहेंगे यह रुधिर का कैंसर होता है, कैंसर है जिसमें अस्थिमज्जा में कोशिकाओं की अनियमित प्रचुरोद्भवन के कारण रुधिर में ल्यूकोसाइट की संख्या में क्या होती है, अत्यधिक वृद्धि होती है। यहां पर किसकी संख्या में, ल्यूकोसाइट की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। फिर चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। फिर इसके बाद देखिए कैंसर के कारण क्या क्या हो सकते हैं, कैंसर के कारण क्या क्या हो सकते हैं। यहां पर धूम्रपान से कैंसर हो सकता है, तंबाकू के चबाने से कैंसर हो सकता है। तीसरी बात, भौतिक उत्तेजना, फिजिकल इरिटेशन, मतलब किसी चीज को ज्यादा बार बार इरिटेट करने पर ऐसे परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है। रसायनों के प्रयोग से भी क्या होगा, यहां पर कैंसर उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर कहते ना, जैसे अल्कोहल वगैरह होता है, भी इसके बाद जब चैप्टर आएगा तो वहां पर भी हमको पढ़ना पड़ेगा और वहां पर समझना भी है हम लोगों को कि भाई धूम्रपान वगैरह नहीं करना चाहिए। कहते ना ड्रग तथा अल्कोहल का कुप्रयोग, देखिए प्रयोग भी है कुप्रयोग भी, जहां पर उपयोग है वहां पर दुरुपयोग है,
है, चोर है तो पुलिस भी है, ठीक है। तो ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, चोर ना होते तो पुलिस कहां से होती है ना, ठीक है। तो कहेंगे लक्षण में कौन कौन से यहां पर लक्षण में कौन कौन से देखिए। अब यहां पर शरीर की किसी भाग में गांठ का बनना, जैसे होंठ, जीभ, स्तनों। स्त्रियों में स्तन कैंसर सामान्य रूप से पाया जाता है, स्त्रियों में स्तनों में सामान्य रूप से कैंसर पाया जाता है। कई बार बच्चा होता है ना, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा होता है तो काट लेता है, तो उस परिस्थिति में भी क्या होता है, कैंसर उत्पन्न हो सकता है। कहेंगे जख्म, फोड़ों जो जैसे फोड़े वगैरह जो जल्दी ठीक ना होते हों या जो जल्दी ठीक नहीं होते हैं। अनियमित रुधिर स्राव या रुधिर समान द्रव का विसर्जन, विशेषकर स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के बाद। अनियमित रूप से जब, यानी कि नॉर्मल ब्लड से ज्यादा ब्लड का बह जाना आर्तो चक्र के समय या फिर मैच्योरेशन साइकिल के समय, तो वो भी क्या कहलाता है, वो भी कहलाएगा क्या, मतलब वो भी कैंसर उत्पन्न कर सकता है, वहां पर भी कैंसर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कहेंगे स्वर में रुक्षता, लगातार कफ का बना रहना, निगलने में परेशानी होना, ये भी क्या होता है, ये गले के कैंसर के सिम्टम्स हैं, ये गले के कैंसर के क्या हैं, सिम्टम्स हैं, ठीक है। किसी तिल मस्से का अचानक तेजी से क्या करना, वृद्धि करना भी क्या कैंसर रोग उत्पन्न कर सकता है। कई होते ना, कई लोगों के चेहरे पे बहुत ज्यादा तेजी से तिल वगैरह और मस्से वगैरह बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं, तो वो कैंसर का कारण हो सकते हैं। कब्ज का बना रहना या फिर भूख ना लगना, वजन में लगातार कमी, वजन में लगातार कमी, ये भी क्या कर सकता है, कैंसर रोग उत्पन्न कर सकता है। अरे आप अपने आप को मत सोचो कि अरे सर ऐसा तो हमको भी लग रहा है कि हमारे अंदर भी ऐसा कुछ है, हैं? वो सारी परिस्थितियां देख करके ही बताइएगा, ऐसा ना हो पहले सोच करके बैठे कि हाँ ऐसा तो नहीं, हमें भी कैंसर है ना, वैसा नहीं सोचना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आएगा उपचार के बारे में। अब देखिए उपचार के बारे में हम कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं या कि कौन कौन सा ट्रीटमेंट हम इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिकों ने अभी तक कैंसर का निश्चित इलाज नहीं मिल पाया। आजकल शल्य चिकित्सा, यानी भाई ऑपरेशन के माध्यम से, शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन होता है, ठीक है। विकिरण चिकित्सा के प्रभावित क्षेत्र एक्सरे किरणों द्वारा, अनावृत करके इम्यूनोथेरेपी के द्वारा तथा कीमोथेरेपी के द्वारा इनका क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है या उपचार किया जाता है। उपचार में औषधि के रूप में आप जानते हो, जैसे आपने सदाबहार के पौधे को देखा होगा, सदाबहार, तो सदाबहार के पौधे से विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन नाम की औषधियां प्राप्त होती हैं, तो उनसे भी कैंसर का इलाज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, चलिए आगे दिखा भी देते हैं आपको। यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, इस पौधे को आपने देखा होगा। अब ये तो एकदम नॉर्मल पौधा लग रहा हो, करे सर जी इसके फूलों का तो हमने पूजा में प्रयोग किया है, कहने लगे क्या भाई, कैथरंथस है ये कौन है, ये कैथरंथस है। इसको वैज्ञानिक भाषा में कैथरंथस बोला जाता है, सामान्य भाषा में इसको सदाबहार, इंग्लिश में इसे पेरिविंकल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके इससे क्या किया जाता है, इससे आपका ग्लोज भी जानते हो, ग्लोज से भी कैंसर का ट्रीटमेंट वगैरह, यानी उससे भी औषधि बनाई जाती है और इससे भी क्या की जाती है, औषधि प्राप्त की जाती है विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन के नाम से। विनेका रोजा के नाम से भी ये जाना जाता है, रोजिया के नाम से जाना से कैंसर का, कहेंगे विनेका रोजिया से कैंसर का इलाज के लिए 2 औषधियां बनाई जाती हैं। ये कौन कौन सी औषधियां मैंने बताई, ये पहली औषधि याद रखेंगे, केमिस्ट्री में भी याद रखेंगे बचुआ लाल, वहां पर भी सिस्प्लैटिन को भी पढ़ेंगे, विनक्रिस्टिन को भी पढ़ेंगे, विनब्लास्टिन को भी पढ़ेंगे केमिस्ट्री में भी आ करके, तो ध्यान रखिए इस बात को। तो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन जो कि आपकी प्राप्त हो रही, कहां, सदाबहार से प्राप्त हो रही है, इससे क्या कैंसर का इलाज किया जाता है, इससे कैंसर का इलाज किया जाता है। कॉमन प्लांट आपने देखा ही होगा, ठीक है, इसमें सदैव पुष्प निकलते रहते हैं, हर मौसम में लगभग पुष्प निकलते रहते हैं, जो ल्यूकेमिया के इलाज में काम आती है। वीट थेरेपी का भी इस्तेमाल किया जाता है। गिलोय के रस को भी कैंसर के इलाज में प्रयोग करते हैं, गिलोय के रस को भी क्या करते हैं, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। तो ये था कैंसर के बारे में संपूर्ण बात, यानी सारी की सारी बातें, जो बातें आपको बताई हैं वो अच्छी तरह से लिख भी लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ना समझ में आए दोबारा लेक्चर फिर से देखिएगा। बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, लगे रहिए, जुटे रहिए, कायदे से मेहनत करते रहिए। नोट्स जो आप बना रहे हैं स्पेसिफिक है, आने वाले एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन जब आपको दिखाई देंगे तब आपको लगेगा अरे सर जो आप पढ़ाए थे वो आप मुझे पेपर में भी दिखाई दिया, वो समझ में भी आया,
तो बताइएगा जरूर कि हाँ क्या क्या आपको मेरे लेक्चर के माध्यम से हेल्प मिल सकी है। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो आज की क्लास के लिए आज आप सभी को थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ये इन्फॉर्मेशन सभी को मिल सके। ज्ञान जितनी दूर तक बढ़ाएंगे, जितनी दूर तक ले जाएंगे, जितने लोगों तक फैला पाएंगे, थोड़ा बहुत एक ना करके वापस आपके पास ज़रूर आता है। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में बेहतरीन सी क्लास में, और तब बात करेंगे हम लोग HIV और एड्स के बारे में। विभिन्न बातें और बहुत महत्वपूर्ण बातें जरूर जानेंगे। क्या ऐसा होता है कि HIV और एड्स जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और ये भी जानेंगे कैसे होता है और कैसे नहीं होता है, क्योंकि सच और भ्रम में क्या होता है, अंतर होता है बेटा। ठीक है, सच और भ्रम में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, किसी को ऐसे ही कह देना, किसी पर दोष या आरोप लगा देना, वो उचित नहीं होता है। अगली क्लास में आप बेहतर रूप से और बेहतर जानकारी के साथ आप HIV और एड्स के बारे में जरूर पढ़ेंगे। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।